हेलो दोस्तों, मिशन आरबीएससी में आप सभी का मोस्ट वेलकम। भाई, पॉलिटिकल साइंस में जो बड़े प्रश्न हैं उन बड़े प्रश्नों को भी कवर करना बहुत ही जरूरी है और बड़े प्रश्न पूरे 4 नंबर के बनते हैं। तो आज के इस क्लास में हम बिल्कुल उन्हीं बड़े प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। और बड़े प्रश्न जो है ना, इससे क्या होता है कि जो छोटे प्रश्न हैं हमारे वो भी तैयार हो जाते हैं। और आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनकी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखो, पहला प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके के प्रश्न है और इनके आंसर का तरीका बहुत ही शानदार है, जो आपको बाकी क्लासों में नहीं मिलेगा। शीत युद्ध क्या था और इसके दो मुख्य लक्षण बताइए। भाई, एक ओरल जानकारी हो जाएगी ताकि अगले प्रश्न आप बेस्ट तरीके से कर सको। वैसे आपको पता है, पर फिर भी मैं बता देता हूं कि शीत युद्ध 1945 से 1991 के बीच में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में वैचारिक, राजनीतिक और सैन्य प्रतिस्पर्धा की वह स्थिति थी जिसमें प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ था। अब इसके दो लक्षण पूछे हैं। भाई, पहला लक्षण तो यह है कि दो गुटों का निर्माण, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। और अमेरिका का जो गुट था उसे नाटो के नाम से जाना जाता है, सोवियत संघ का जो गुट था उसे वार्सा पैक्ट के नाम से जाना जाता है। पहला एक लक्षण। दूसरा लक्षण क्या था? हथियारों की दौड़। भाई, इसमें हथियारों की होड़ मच गई थी दोनों गुटों में। विशेष रूप से परमाणु हथियारों का भंडारण और परीक्षण जो है वो किया गया था। चलिए नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन देखो। अगला प्रश्न है कि सोवियत संघ के विघटन के दो प्रमुख कारण लिखिए। हमने पिछली क्लास में भी एक कारण तो लिखा था ना, वो तात्कालिक कारण था। क्या तात्कालिक कारण था? कि वहां के राष्ट्रों में राष्ट्रीय भावना और संप्रभुता का उदय था। अब यहाँ पे दो प्रमुख कारण लिखे, न तो तात्कालिक पूछा है न कोई और पूछा है, दो कारण पूछे हैं। तो पहला तो हम लिखेंगे आर्थिक संकट। भाई, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की विफलता, उत्पादन की कमी और जनता में असंतोष। दूसरा था राष्ट्रवाद का उदय, जो हमने तात्कालिक कारण लिखा था। एक तो जो बाल्टिक गणराज्य थे, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया, उन उन तीनों बाल्टिक गणराज्यों में और साथ ही साथ रूस, यूक्रेन आदि जो राष्ट्र थे वहां पर जो है वो राष्ट्रवादी भावना का उदय हुआ था और अलगाववादी आंदोलन तेज हो गया था, जिसके कारण रूस का विघटन जो है वो क्या हो गया भाई? प्रमुख बन गया। इसके अलावा मिखाइल गोर्बाचोव की नीतियां भी थी, ध्यान देना। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, अमेरिका की विश्व में शक्ति संपन्न स्थिति के दो कारण लिखिए। अमेरिका आखिर किस तरीके से इतना शक्तिशाली बन गया? तो पहला तो आपको लिखना है कि आर्थिक और तकनीकी प्रभुता, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और उन्नत तकनीक है उनके पास। दूसरा है उनकी सैन्य शक्ति, अत्याधुनिक हथियार, परमाणु क्षमता और विश्व भर में सैन्य अड्डों का जाल। ये उसकी शक्ति संपन्नता का कारण है। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है। तो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था तो वह स्थिति है जिसमें विश्व राजनीति पर एक ही महाशक्ति का प्रभुत्व होता है। जैसे शीत युद्ध के तत्काल बाद अमेरिका, जैसे एक अमेरिका के नेतृत्व में विश्व एक ध्रुवीय हो गया था। उसके बाद 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका अकेली महाशक्ति के रूप में उभरा था। इसे ही हम एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला हमारा छठा प्रश्न है कि यूरोपीय संघ ईयू के मुख्य उद्देश्य लिखिए। ये 4 नंबर में आपका प्रश्न आ सकता है, बड़ा प्रश्न है। आर्थिक एकीकरण, साझा बाजार, सामान और सेवाओं की मुक्त आवाजाही, एक समान मुद्रा, यूरो मुद्रा, ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य है इनका। दूसरा है राजनीतिक सहयोग, जो इनके सदस्य राष्ट्र यूरोपीय संघ के सामान्य विदेश और सुरक्षा नीति के माध्यम से एक संयुक्त शक्ति के रूप में उभरना। तीसरा है शांति और स्थिरता, यूरोप में युद्ध की संभावना को समाप्त करना और सहयोग को बढ़ाना। और चौथा है सामाजिक सांस्कृतिक विकास, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, उच्च जीवन स्तर और सामाजिक न्याय। तो ये आप इनके मुख्य उद्देश्य लिख सकते हैं भाई, आर्थिक एकीकरण, राजनीतिक सहयोग, शांति और व्यवस्था और सामाजिक सांस्कृतिक विकास। तो इससे क्या होता है कि सभी देशों का जो है वो विकास होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, एक और 4 नंबर में प्रश्न बन सकता है कि समकालीन विश्व में सुरक्षा की गैर परंपरागत धारणा क्या है? उदाहरण से समझाइए। भाई, सुरक्षा की परंपरागत धारणा से ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है अपरंपरागत सुरक्षा, तो इसे आप अच्छी तरह से कर लेना। इसमें क्या होता है कि गैर परंपरागत सुरक्षा वे खतरे हैं जो केवल सैन्य न होकर के समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। जैसे मुख्य बिंदु हो गए मानव सुरक्षा, इसमें भूख, बीमारी, बेरोजगारी,
बेरोजगारी, अशिक्षा आदि है। उदाहरण के लिए महामारी कोविड-19 है ना, पूरे विश्व के लिए जो है वो खतरा बन गई। दूसरा है पर्यावरणीय सुरक्षा, इसमें प्रदूषण है, जलवायु परिवर्तन है, ग्लोबल वार्मिंग है, उदाहरण के लिए जैसे बाढ़, सूखा, चिपको आंदोलन। तीसरा है आतंकवाद और तस्करी, सीमा पार आतंकवाद, मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी। और चौथा है साइबर सुरक्षा, सूचना युद्ध, हैकिंग, डाटा चोरी आदि। तो ये सारी चीजें आपके अपरंपरागत, गैर परंपरागत या अपारंपरागत सुरक्षा के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, पर्यावरणीय चिंताओं के अंतरराष्ट्रीय आयामों को समझाइए। इसी प्रकार के प्रश्न बनेंगे। बिल्कुल आप एग्जैक्ट, कई बार हम ढूंढते हैं कि भाई हमें टू द पॉइंट प्रश्न मिल जाए, नहीं मिलेंगे। प्रश्न को थोड़ा सा चेंज किया जाएगा, बदला जाएगा। तो पर्यावरणीय चिंताओं के अंतरराष्ट्रीय आयामों को अगर आपको समझना हो भाई, तो वैश्विक समस्या, प्रदूषण, ओजोन परत में क्षरण, ग्लोबल वार्मिंग किसी एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण विश्व की समस्या है। फिर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुए भाई, इनको ध्यान में रख करके। एक स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में, रियो डी जेनेरियो यानी रियो समिट 1992 में, और क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, उसके बाद पेरिस समझौता हुआ था भाई। साझा लेकिन विभेदित दायित्व, विकसित देशों पर अधिक जिम्मेदारी, विकासशील देशों के लिए सहायता की बात हुई, और एनजीओ एवं जन आंदोलन भाई, ग्रीन पीस, WWF और विभिन्न पर्यावरणीय आंदोलनों की अंतरराष्ट्रीय भूमिका। आप इस बारे में सारी चीजें लिख सकते हैं, इनको विस्तार दे सकते हैं। मेन पॉइंट्स में आपको हाईलाइट करके बता देता हूं। अगला प्रश्न देखो भाई, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? इसके 2 लाभ और 2 हानियां लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया, पहले तो अर्थ लिखना है, जैसा पूछा वैसा लिखना है। पहले अर्थ क्या कि भाई वैश्वीकरण से क्या समझते हैं, तो इसका अर्थ लिखेंगे, फिर इसके 2 लाभ और फिर इसकी 2 हानियां लिखेंगे। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दुनिया के देश आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीक और राजनीतिक रूप से परस्पर जुड़े और एक दूसरे पर निर्भर हो गए। अब हम इसमें इसके लाभ देखने हैं, तो पॉइंट 1 लगा के लिखोगे कि व्यापार और निवेश में वृद्धि, रोजगार के नए अवसर खुल गए। और दूसरा लिखना है कि आधुनिक तकनीक और जानकारी का तेजी से आदान प्रदान। फिर हानियां इसकी लिखनी है। पहली हानि क्या हो गई? सांस्कृतिक एकरूपता, स्थानीय संस्कृति और भाषा पर खतरा पैदा हो गया। और दूसरा आप लिखेंगे इसका नुकसान कि भाई आर्थिक असमानता, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दबदबा बढ़ा और छोटे उद्योगों को नुकसान। तो ये पूरा ओवरऑल एक बड़ा प्रश्न हमारा बन जाता है। 4 नंबर का प्रश्न आपका कवर हो जाता है। इसमें से छोटे छोटे प्रश्न भी अगर बनते हैं तो आप निश्चित रूप से, अगर बड़ा प्रश्न तैयार है तो उसका छोटा प्रश्न आराम से लिख दोगे। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई कि भारत की विदेश नीति के 2 मुख्य सिद्धांत लिखिए। ये प्रश्न आपको लिखना है। एक तो गुट निरपेक्षता, किसी शक्ति गुट में शामिल न होकर स्वतंत्र नीति अपनाना, और दूसरा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, युद्ध की बजाय वार्ता, पंचशील के सिद्धांतों पर आधारित संबंध भारत ने स्थापित किए थे। आपको याद है पंचशील समझौता जो भारत और चीन के बीच में हुआ था 1954 में। अगला प्रश्न देखो, भारत अमेरिकी संबंधों में आए किसी 4 महत्वपूर्ण परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। अब इस प्रश्न में अगर आप चाहो तो वर्तमान में जो कंडीशन बनी ना टैरिफ वाली, वो भी अगर आप चाहो तो शामिल कर सकते हो। एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करेगा तो बिल्कुल उससे प्रभावित हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो भाई कि शीत युद्ध के बाद नजदीकी, पहले तो जब शीत युद्ध था तो भारत का झुकाव सोवियत संघ की तरफ था, पर उसके बाद शीत युद्ध जब समाप्त हो गया तो फिर भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ हो गया। तो पहले दूरी थी, अब रणनीतिक साझेदारी जो है वो शुरू हुई थी। मैं बिल्कुल शॉर्ट में पॉइंट्स बता रहा हूं, आपको इसे विस्तार देना है। फिर आर्थिक सहयोग की अगर बात करें तो व्यापार, निवेश, IT और आउटसोर्सिंग में वृद्धि हुई। फिर रक्षा सहयोग की बात करें तो संयुक्त सैन्य अभ्यास और रक्षा समझौते और हथियारों की खरीद हुई। और परमाणु समझौते की बात करें तो 2005 का असैनिक परमाणु समझौता तकनीकी सहयोग भारत और अमेरिका के बीच में बढ़ते सहयोग को दर्शाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत और किसी एक पड़ोसी देश के संबंधों की प्रमुख समस्या लिखिए। भाई अगर ऐसा प्रश्न आता है तो इजीली आप, क्योंकि नाम नहीं दिया, किसी भी देश के साथ अपने संबंध बताइए, तो पाकिस्तान के साथ बता देना क्योंकि हमेशा विवादी रहा है। तो भारत और पाकिस्तान संबंध, पहला तो है कश्मीर का प्रश्न, कश्मीर सीमा विवाद और जनमत संग्रह का मुद्दा। उसके बाद सीमा पार आतंकवाद, भारत में होने वाली आतंकी गतिविधियों में पाकिस्तान की डायरेक्ट भूमिका, युद्ध और संघर्ष 1947, 1965, 1971, 1999 का कारगिल युद्ध लिख सकते हो। और विश्वास की कमी, भाई संवाद का बार बार टूटना, आपसी संदेह और अविश्वास का भाव, ये दोनों देशों के बीच में विवादों को बढ़ाने के महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। अब देखो नेक्स्ट है
राष्ट्र निर्माण के सामने उपस्थित दो प्रमुख चुनौतियां लिखिए। तो आप लिख सकते हो, पहला तो एकता और अखंडता की चुनौती देश के सामने, विभाजन के बाद सांप्रदायिकता, अलगाववाद और रियासतों का विलय, और दूसरा था लोकतंत्र को बनाए रखना, यानी गरीबी, अशिक्षा, विविध समाज में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थिर रखना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो ये दो चुनौतियां भारत के सामने आप लिख सकते हो राष्ट्र निर्माण के समय। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में नियोजित विकास की कोई 4 विशेषता लिखिए। तो भाई पहला तो है पंचवर्षीय योजनाएं, योजनाबद्ध तरीके से आर्थिक विकास, फिर लिखना मिश्रित अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक और निजी दोनों की भूमिका, फिर लिखना गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ, रोजगार योजनाएं, ग्रामीण विकास, और फिर आप लोग लिखना आत्मनिर्भरता, यानी विदेशी निर्भरता घटाकर स्वदेशी उत्पादन में पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, एक दल के प्रभुत्व की व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे लिखना है कि एक दल की प्रभुत्व की व्यवस्था ऐसी होती है कि ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें क्या होता है कि जिसमें चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं, परंतु लंबे समय तक एक ही दल को लगातार बहुमत मिलता रहता है, ये एक दल के प्रभुत्व का दौर कहलाता है। स्वतंत्र भारत के प्रारंभिक दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रभुत्व इसका उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न देखो अगला, 1967 के आम चुनावों की 2 विशेषता बताइए। 2 नंबर का प्रश्न बन सकता है। तो 1967 के जो, ये इंपोर्टेंट है प्रश्न, ध्यान देना, 1967 के जो चुनाव हुए थे बच्चों, उसमें कांग्रेस के प्रभुत्व में कमी आई थी, कई राज्यों में कांग्रेस की हार हुई थी, और दूसरा आपको लिखना है गठबंधन सरकारों की शुरुआत। अब अनेक राज्यों में गैर कांग्रेसी संयुक्त मोर्चा सरकारों का गठन हुआ था। तो ये 2 पॉइंट आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट है, आपातकाल लगाए जाने के 2 कारण और इसके 2 प्रमुख परिणाम लिखिए। तो कारण तो लिखना आंतरिक अव्यवस्था और इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय जो इंदिरा गांधी के खिलाफ दिया था, उनकी सदस्यता को रद्द किया था, और परिणाम क्या होते, नागरिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, और 1977 का चुनाव जिसमें जनता दल की जीत हुई थी और पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार जो है वो बनी थी। तो ये आप पॉइंट लिख देना, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ सारी, क्योंकि बहुत सारी क्लासें अभी हमारी आनी है और टाइम हमारे पास कम है। खास पॉइंट्स अगर आपके दिमाग में आ जाएं तो विस्तार तो आप आराम से उसको दे सकते हो। जयप्रकाश नारायण की राजनीति में भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भाई जेपी आंदोलन अच्छी तरह से समझ लेना। स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी और समाजवादी नेता, संपूर्ण क्रांति के जनक, भ्रष्टाचार, महंगाई, तानाशाही के खिलाफ आंदोलन किया था। 1974 के बिहार आंदोलन में से राष्ट्रीय स्तर पर विरोध की लहर बनी थी और आपातकाल के विरोध का नैतिक और राजनीतिक चेहरा बने थे। लोकतंत्र की पुनर्स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यह जयप्रकाश नारायण का योगदान। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय आकांक्षाएं क्या होती है, किसी एक राज्य के उदाहरण देते हुए समझाइए। भाई देखो, क्षेत्रीय आंदोलन का अगर हम बात करें तो क्षेत्रीय आकांक्षाएं किसी विशेष क्षेत्र या प्रांत के लोगों की राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भाषाई मांगे होती है। कोई भी एक प्रदेश हो सकता है, वो और ज्यादा स्वायत्ता चाहता है हर क्षेत्र में, और ज्यादा प्रभुत्व चाहता है, वो राजनीति का क्षेत्र हो, आर्थिक हो, है ना, हर दृष्टिकोण से, जिन्हें वे अधिक पहचान और अधिकार के रूप में व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए अगर असम की बात करें, विदेशी घुसपैठ का मुद्दा, असम आंदोलन, असम असमियों का नारा, संसाधनों पर अधिकार, तेल, चाय आदि के लाभों में अधिक हिस्सेदारी की मांग, और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा, भाषा और संस्कृति को बचा रहे। तो ये असम का उदाहरण देकर के आप इसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है भाई, मंडल आयोग की सिफारिशें क्या थी। बड़ा प्रश्न बन सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, जरूर मंडल आयोग पर एक प्रश्न बनेगा। पिछड़े वर्गों, जो ओबीसी कम्युनिटी है, अदर बैकवर्ड क्लासेस की पहचान, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करना, 27% आरक्षण, केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश करना, कुल आरक्षण सीमा अधिकतम 49.5% तक आरक्षण बनाए रखने की बात, और पिछड़े वर्गों के सामाजिक शैक्षिक उत्थान हेतु अन्य कल्याणकारी उपाय सुझाना। ये था भाई मंडल आयोग की मुख्य सिफारिश है। नेक्स्ट है, दल बदल से आप क्या समझते हैं, इसके 2 दुष्परिणाम लिखिए। तो अब देखो, दल बदल वाला, दल बदल वह स्थिति होती है जब कोई निर्वाचित प्रतिनिधि, चाहे वो विधायक है, सांसद है, चुनाव के बाद अपना राजनीतिक दल छोड़ करके, जिस पार्टी से वो चुनाव लड़ा था उसको छोड़ करके अन्य दल में चला जाता है। इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं, राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है, सरकारें बार बार गिरना और बदलना, और नैतिक गिरावट, व्यक्तिगत लाभ के लिए सिद्धांतों और जनमत की अवहेलना की जाती है। भाई जनता तो किसी विशेष पार्टी से जुड़े होने के कारण उनको वोट देती है, लेकिन वो अपना व्यक्तिगत हित देकर के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं।
नेक्स्ट है गठबंधन राजनीति की दो विशेषता लिखिए। तो लिखना अनेक दलों की एक साझा सरकार, ठीक है। और दूसरा लिखना सामंजस्य और समझौता। आप पढ़ लेना इसे अच्छी तरह से और आप एक्सप्लेन कर लेना। अगला है महिला आरक्षण के पक्ष में कोई 4 तर्क दीजिए। भाई इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लेना। राजनीतिक भागीदारी, लैंगिक समानता, महिला समस्याओं पर ध्यान और सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, ये खास खास पॉइंट्स जो है वो बिल्कुल आप इन पर तैयार कर सकते हो। पर्यावरणीय आंदोलन के कोई 4 विशेषता बताइए। भाई जैसे जैसे चिपको या नर्मदा बचाओ आंदोलन अहिंसक और जन आधारित होते हैं। उसके बाद स्थानीय संसाधनों की रक्षा होती है, फिर विकास की वैकल्पिक सोच पैदा होती है और संगठन और जागरूकता। मैंने पॉइंट्स बताया, आप इसे याद कर लो, लिख लो, ठीक है। और लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलन की भूमिका स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न आपका ये बन सकता है। 5 नंबर लिखा हुआ है यहाँ 4 नंबर का, तो आप इसे पढ़ लेना। तो देखो ये हमारी सीरीज इसी तरीके से चलती रहेगी। मैं आगे और इंपॉर्टेंट क्लासें आपके लिए लाने वाला हूँ। किस प्रकार की एक मैं जैसे ये सोच रहा हूँ कि हम चैप्टर वाइज अगर वन शॉट वीडियो ले लें जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे वो कवर करेंगे, छोटे बड़े, ताकि कोई भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। आप मुझे बताइए किस टाइप के क्वेश्चन चाहते हैं, आपका कमेंट पढ़ करके मैं अगली क्लास जो है वो रेडी करूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आप तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।